हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म होम साइंस लर्निंग बाय नीलम मैम पे। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग रोज इसी टाइम प्रश्नों की श्रृंखलाओं के साथ उपस्थित होते हैं, आज भी हम प्रश्नों की श्रृंखलाओं के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए हम और आप मिलकर के प्रश्नों की श्रृंखलाओं को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ कि आप में से जो भी कोई बच्चा हमारी संस्था या हमारे जो है हम उनसे जुड़ना चाहता है, तो वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, हमारे संस्थान में होम साइंस, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और इंग्लिश सहित कई सब्जेक्टों के विषय विशेषज्ञों के द्वारा क्लासेस संचालित की जाती हैं। तो कृपया एक बार जुड़ करके हमें और हमारे संस्थान को जो है इस शुभ अवसर का लाभ अवश्य प्रदान करें आप, ताकि हम लोग भी आपके एग्जाम में जो आपकी सफलता है उसमें थोड़ी सी अपनी भूमिका अदा कर पाए। तो चले, बस इतनी ही बात मुझे कहनी थी। आइए हम और आप मिलकर के इस श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जब एक अक्षर ध्वनि के स्थान पर दूसरी अक्षर ध्वनि प्रतिस्थापित कर दी जाती है तो वह जाना जाता है। अर्थात जब बालक एक अक्षर ध्वनि के स्थान पर दूसरी अक्षर ध्वनि को क्या कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है या प्रतिस्थापित कर देता है, तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है बेटा, जैसे बालक क्या बोलना चाह रहा है, बालक आ बोलना चाह रहा है लेकिन निकल क्या रहा क। ठीक है, तो यानी कि एक अक्षर ध्वनि के स्थान पर दूसरी अक्षर ध्वनि जब प्रतिस्थापित हो जा रही है तो उसे तुतलाना कहा जाता है। ठीक है, उसे तुतलाना कहा जाता है। ठीक, यानी कि एक अक्षर ध्वनि के स्थान पर बालक अक्षर ध्वनि वही निकाल रहा है, परंतु उसके स्थान पर दूसरी अक्षर ध्वनि प्रतिस्थापित हो जा रही है, तो उसे तुतलाना कहा जाएगा। अर्थात हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बालक के नेत्रों की वृत्ताकार गति, ठीक है, कौन सी गति बेटा, तो कहेंगे मैम वृत्ताकार गति कब विकसित हो पाती है। अर्थात वृत्ताकार गति का तात्पर्य क्या होता है, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। तो वृत्ताकार गति का मतलब होता है बेटा जब बालक अपनी आंखों के चारों तरफ इक्वल वे में देखना शुरू कर दे। जैसे एक वयस्क व्यक्ति देखता है, तो जब बालक अपने आंखों पर वृत्ताकार गति पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है, तो जो वो उम्र होती है या जो वो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, तो कहेंगे मैम 4 माह के अंत में। कब बेटा, कहेंगे जब चौथे माह का अंतिम होता है, अर्थात 5वां माह लगने वाला होता है, तो बालक अपने आंखों की वृत्ताकार गति पर नियंत्रण धीरे धीरे करना प्रारंभ कर लेता है। ठीक है, जन्म से बालक के अंदर देखने की जो दृश्य क्षमता होती है वो जन्म से पाई जाती है, परंतु आंखों पर गति या आंखों के गतियों पर नियंत्रण बालक स्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा 3 माह में क्या होता है बेटा, 3 माह में बालक बाएं और दाएं, ठीक है, बाएं और दाएं देख सकता है। ठीक, 3 माह में दाएं और बाएं, 4 माह के अंत तक वृत्ताकार गति और जो दृश्य देखने की क्षमता होती है वो जन्म से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मिलान करिए, अर्थात कुछ 2 सूची आपके सामने है, 2 कॉलम है और आपसे पूछा जा रहा है कि एक को दूसरे से मैच करिए। पहला है सामाजिक मुस्कुराहट, दूसरा है सहज मुस्कुराहट, तीसरा है समांतर नेत्र गति और चौथा है मुट्ठी से पकड़ना। ठीक है बेटा, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सामाजिक मुस्कुराहट, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बालक के अंदर जो स्माइल पाई जाती है, जो मुस्कुराहट होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहले मुस्कुराहट को हम सहज कहते हैं, सहज का मतलब जो जन्मजात उसके अंदर पाई जा रही है, और दूसरे को कहते हैं सामाजिक। ठीक है, सामाजिक मुस्कुराहट कहा जाता है। तो जो सामाजिक मुस्कुराहट, जो सहज मुस्कुराहट होती है उसको हम किससे मैच करेंगे, सहज मुस्कुराहट जो होगी वो जन्म से 1 सप्ताह के अंदर विकसित होती है,
जबकि जो हमारी सामाजिक मुस्कुराहट होती है बेटा वो कब होगी, तो कहेंगे मैम जो सामाजिक मुस्कुराहट होती है वो कब होती है, तो सामाजिक मुस्कुराहट जो बालक के अंदर डेवलप्ड होती है वो 3 से 4 माह में होती है। ठीक, समांतर नेत्र गति कब होती है, तो समांतर नेत्र गति की जो उम्र होती है वो 2 से 3 माह होती है। जबकि जो मुट्ठी से बालक किसी चीज को खींच करके पकड़ लेता है, अर्थात उसके अपने जो है हाथों पर, हाथ नहीं कहेंगे, हथेलियों पर जो पूर्ण नियंत्रण स्थापित होना प्रारंभ हो जाता है वो 7 से 8वें माह में हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सीखा हुआ व्यवहार है। 4 व्यवहार आपके सामने हैं, दिए गए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों व्यवहारों में से कौन सा ऐसा व्यवहार है जो बालक के द्वारा सीखा हुआ व्यवहार है। ठीक है बेटा, पहला है भय, दूसरा है ईर्ष्या, तीसरा है दुख और चौथा है यानी कि तीनों। ठीक है बेटा, तो आपको पता है भय क्या है, भय एक सीखा हुआ व्यवहार है। क्या है, कहेंगे मैम एक सीखा हुआ व्यवहार है। भय को यदि हमें डिफाइन करना हो, यदि हमें बताना हो कि भय होता क्या है, तो कहेंगे भय क्या है, एक आंतरिक अनुभूति होती है। क्या होती है, कहेंगे मैम एक आंतरिक अनुभूति होती है जिससे कोई भी व्यक्ति बचना चाहता है। बालक ही नहीं, हम और आप भी, कोई भी व्यक्ति बचना चाहता है। तो भय क्या है, भय एक सीखा हुआ व्यवहार है तथा वह हमारे अंदर पाई जाने वाली एक आंतरिक अनुभूति है जिससे बालक के साथ साथ जो बड़े भी होते हैं वो बचना चाहते हैं। वो किसी भी चीजों को लेकर के हो सकता है, जैसे बालक है वो अंधेरे से डरता है। ठीक है, तो भय क्या है बेटा, तो भय एक सीखा हुआ व्यवहार है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जन्म के समय बालक की धड़कन, ठीक है, बालक की धड़कन जन्म के समय कितनी होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 130 मिनट, 130 प्रति मिनट, दूसरा 144 प्रति मिनट, तीसरा है 95 प्रति मिनट और जो चौथा ऑप्शन हमारा है उसमें कह रहा है 73 प्रति मिनट। ठीक है बेटा, तो बता दें हम आपको जन्म के समय बालक की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा आप, किसकी बात कर रहा है, बालक की। तो जन्म के समय जो हमारा बालक होता है, ठीक है, बालक की कितनी होती है, तो कहेंगे मैम 130 प्रति मिनट बालक की हृदय गति पाई जाती है, धड़कन पाई जाती है, जबकि 140 प्रति मिनट बालिकाओं की होती है। किसकी, कहेंगे मैम बालिकाओं की 144 प्रति मिनट होती है, जबकि बालक की 130 प्रति मिनट होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म के समय सिर की परिधि, क्या बेटा, सिर की परिधि छाती की परिधि से डॉट डॉट होती है, अर्थात सिर की परिधि छाती की परिधि से, सिर की परिधि की तुलना किससे की जा रही है, छाती की परिधि से की जा रही है। तो सिर की जो परिधि होती है वो जन्म के समय छाती की परिधि से हमेशा कैसी होती है बेटा, बड़ी होती है। सिर की परिधि बड़ी होगी जबकि छाती की परिधि कैसी होगी, छोटी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिर की परिधि बड़ी होगी और छाती की परिधि छोटी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाइट आउट स्पॉट में आंखों में पड़ने वाला धब्बा। ठीक है, पहले जान लेते हैं कि व्हाइट आउट स्पॉट होता क्या है। ठीक बेटा, व्हाइट आउट स्पॉट क्या है, तो कहेंगे मैम व्हाइट आउट स्पॉट विटामिन ए की कमी से, किसकी कमी से, कहेंगे मैम विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण होने वाली रोग की अवस्था है। रोग की अवस्था, देखिए इसको हम रोग नहीं कह रहे, ध्यान देना, क्या है, ये कंडीशन होती है, इसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, कंडीशन है, रोग की अवस्था है, इसे ठीक किया जा सकता है। तो व्हाइट आउट स्पॉट में पड़ने वाला जो धब्बा होता है वो किस आकार का होता है, तो कहेंगे मैम त्रिकोना होता है। कैसा होता है, ट्रायंगल होता है। और कलर कैसा होता है, तो कहेंगे मैम भूरे रंग का होता है। कैसा होगा बेटा, कहेंगे त्रिकोना और भूरा होता है, जो दर्शाता है कि बालक के अंदर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो रही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आईसीडीएस के सिद्धांत में क्या शामिल किया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है।
पहला है बालक भविष्य की पूंजी है। दूसरा है बालकों को निवारक सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। तीसरा है एक आधारभूत सेवाओं की प्रश्नावली एक ही समय में तैयार करनी चाहिए। तो पहले हम तो यही जान लेते हैं कि बेटा आईसीडीएस क्या है ना। पहले हम क्या जानेंगे कि मैम आईसीडीएस क्या है, पहले आप हमको यही बता दीजिए। तो बेटा जो हमारी आईसीडीएस होती है, ठीक है, आईसीडीएस जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, क्या कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के नाम से जानते हैं। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था। ये हमारी स्कीम है, इसके तहत गर्भवती महिलाएं, बालक तथा धात्री महिलाओं के बारे में, किसके बारे में, गर्भवती महिलाएं, बालक और नवजात शिशुओं के साथ साथ धात्री माताओं के बारे में क्या किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है या उनके ऊपर रिसर्च करके उनकी समस्याओं को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो आईसीडीएस क्या है, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि आईसीडीएस के सिद्धांत, जो आईसीडीएस के प्रिंसिपल्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आईसीडीएस के जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। पहला है बालक भविष्य की पूंजी है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा आईसीडीएस है वो क्या कहता है, उसका पहला ही सिद्धांत है कि जो हमारा बालक है जिसके ऊपर हम अपने आईसीडीएस को तैयार कर रहे हैं, आईसीडीएस स्कीम को तैयार कर रहे हैं, वो क्या है, हमारे भविष्य की पूंजी है। अगला है बालकों को निवारक सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल, बालक की जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे सामाजिक जो है समस्याएं हो, उनको क्या होना चाहिए, उनके लिए निवारक सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। तथा एक बालकों की जितने भी निवारक सेवाएं हम तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर एक आधारभूत सेवाओं की प्रश्नावली एक ही समय पर तैयार करनी चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो एक ही समय के बालक हैं, यानी कि जो अभी वर्तमान समय के बालक हैं, उनकी मूलभूत समस्याएं कौन कौन सी हो रही हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, सभी वाला ऑप्शन जो है हमारा वो राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि FAO ने भूखमरी से मुक्ति के लिए अभियान कब चलाया। भूखमरी से मुक्ति का मतलब हंगर फ्री, ठीक है, हंगर फ्री। कौन सा अभियान कहेंगे मैम, हंगर फ्री अभियान कब चलाया। पहला है 1960, दूसरा 1970, तीसरा है 1975 और चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या है, 1980। तो बता दे बेटा, FAO जो है उसने भूखमरी से निपटने के लिए या भारत में भूखमरी को रोकने के लिए जो हंगर फ्री अभियान चलाया वो 1960 में चलाया। कब चलाया बेटा, कहेंगे मैम 1960 में चलाया हंगर फ्री जो है अभियान। ठीक है, आइए हम और आप मिलकर के पहले कुछ FAO के बारे में जान लेते हैं। FAO है क्या, ठीक है बेटा। तो जो हमारा FAO होता है उसे कहते हैं, उसका पूरा नाम है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है बेटा, ये जितने भी ये WHO के साथ मिलकर के WHO के साथ मिलकर के तथा स्वैच्छिक रूप से भी जो हमारे वॉलेंट्री प्रोग्राम्स होते हैं, या कह सकते हैं जो हमारी वॉलेंट्री एजेंसियां होते हैं उनके साथ मिल करके क्या करता है, बालकों संबंधी या कह सकते हैं जितनी भी स्वैच्छिक गतिविधियां होती है स्वास्थ्य संबंधी, उसको चलाने का क्या करता है, कार्य करता है। भारत में
या कह सकते हो ये भारत नहीं कहेंगे बेटा, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे लागू करने का या कार्य करने जो है उसे चलाने के लिए प्रयासरत है। ठीक है, तो उसने भारत में भुखमरी से मुक्ति के लिए जो अभियान चलाया था वो कब चलाया था कहेंगे मैम, 1960 में चलाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति कब बनाई गई? ठीक है, प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति कब बनाई गई? तो पहले जान लेते हैं समिति को बनाया क्यों गया। ठीक है, समिति को क्यों बनाया गया? तो कहेंगे मैम कुपोषण को रोकने के लिए। हम और आप सब जानते हैं भारत की सबसे बड़ी बढ़ती हुई जो समस्या है वो बालक बालिकाओं और किशोरियों तथा गर्भवती महिलाओं के अंदर पाए जाने वाले कुपोषण संबंधी समस्याएं हैं। तो प्रोटीन कैलोरी आप जानते हो मोस्टली जो बालक होते हैं, जो 1 से 5 साल के बालक होते हैं, उनके अंदर प्रोटीन कैलोरी डिफिशिएंसी देखी जाती है। तो प्रोटीन कैलोरी डिफिशिएंसी को रोकने के लिए जो प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति बनाई गई वो कब बनाई गई बेटा? कहेंगे मैम 1955 में ऐसी समिति का निर्माण हुआ, जिससे क्या होता है चाहेंगे प्रोटीन कैलोरी से संबंधित जो कुपोषण है उसे रोका जा सके। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एएनपी प्रोग्राम या एएनपी व्यवहारिक कार्यक्रम। ठीक है, एएनपी क्या है? तो कहेंगे मैम एएनपी का पूरा नाम है अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। क्या बेटा? कहेंगे अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, जिसको हिंदी में व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, सर्वप्रथम किस राज्य में चलाया गया? तो सर्वप्रथम कहाँ चलाया गया बेटा? कहेंगे उड़ीसा में चलाया गया मैम। कब कैसे? कहेंगे एक साथ 32 ब्लॉक में। कितने ब्लॉक में? एक साथ 32 ब्लॉक में उड़ीसा में एएनपी प्रोग्राम अर्थात अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम को चलाया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारतीय गृह विज्ञान। ठीक है, भारतीय गृह विज्ञान संगठन की स्थापना की गई, अर्थात भारतीय गृह विज्ञान इंडियन होम साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पहला है 1955, दूसरा है 1975, तीसरा है 1980 और चौथा है 1940। ठीक है बेटा, तो आपको बता दें इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें हम कह सकें कि भारतीय गृह विज्ञान संगठन की स्थापना की गई। तब कब की गई मैम? अगर चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इस प्रकार से हम क्वेश्चन में अगर हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा जो नियरली डेट रहेगी उसको मान लिया जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो नियरली डेट होती है उसे क्या किया जाएगा? उसे मान लिया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि भारतीय गृह विज्ञान संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो बेटा भारतीय गृह विज्ञान एसोसिएशन या गृह विज्ञान जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन था उसकी जो स्थापना की गई थी वो 1952 में की गई थी। कब की गई थी? कहेंगे मैम 1952 में की गई थी। किस लिए की गई थी? तो कहेंगे मैम गृह विज्ञान में जो बढ़ती हुई समस्याएं हैं, गृह विज्ञान के लिए जो बढ़ती हुई समस्याएं थी उसको दूर करने के लिए, यानी कि उसकी जो पढ़ाई है उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए गृह विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कहेंगे नई दिल्ली के। कहाँ पर? कहेंगे नई दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज। कहाँ पर? लेडी इरविन कॉलेज में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, यानी इसका मुख्यालय बनाया गया। तथा ये जो हमारा क्या है, गृह विज्ञान संगठन है, ये क्या है? तो कहेंगे गृह विज्ञान संगठन में क्या किया गया? गृह विज्ञान संगठन में प्रतिवर्ष, कब? कहेंगे मैम प्रतिवर्ष एक पत्रिका जारी की गई जिसमें होम साइंस से संबंधित या कह सकते हैं होम साइंस में कैरियर बनाने से संबंधित सभी सुझावों को प्रदर्शित किया जाता था 1975 से। ठीक है, पहले प्रति 2 वर्षों में। ठीक है बेटा, प्रति 2 वर्षों में इस पत्रिका को जारी किया जाता था। बाद में कब? 1975 के बाद इसे प्रति वर्ष एक बार तथा उसके बाद प्रति
एक वर्ष में, प्रति एक वर्ष में 2 बार जारी किया। फिर से सुनिएगा, भारतीय गृह विज्ञान संगठन की स्थापना 1952 में की गई। कहां पर की गई? तो कहेंगे नई दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज में इसका मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, काम क्या है? तो कहेंगे होम साइंस से संबंधित जागरूकता फैलाने का, जागरूकता अवेयरनेस के लिए काम करता है। सबसे पहले इसने एक पत्रिका जारी की थी जिसको 2 वर्षों में एक बार क्या किया जाता था? इसको 2 वर्षों में एक बार पब्लिश किया जाता था। उसके बाद 1 वर्ष किया गया। अब वर्तमान समय में ये क्या है? उसके बाद कर दिया गया कि 1 वर्ष में 2 बार इस पत्रिका को क्या करेंगे? हम जारी करेंगे, ताकि होम साइंस से संबंधित और होम साइंस संगठन से संबंधित और अवेयरनेस को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का यदि हम राइट आंसर खोजे तो 1952 है, बट 1952 ऑप्शन में ना होने के कारण हम कौन सा मानेंगे? 1955 को मान लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है CFTRI के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं CFTRI है क्या। ठीक, तो CFTRI जो बेटा होता है वो क्या है? तो कहेंगे CFTRI मैम, जिस प्रकार से हमारा WHO है, जिस प्रकार से हमारा FAO है, उसी प्रकार से एक प्रकार की संस्था होती है। वो क्या जारी करती है? तो कहेंगे वो है हमारा बाल आहार, माल्टाहार और भारतीय बहुउद्देशीय आटे को जारी करती है। ठीक है, अभी हमने कहा WHO और FAO के जैसी, बट WHO और FAO क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है, जबकि CFTRI क्या करता है? ये हमारा राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्था है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। कहां पर? तो कहेंगे मैम मैसूर में 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके द्वारा बालकों का बाल आहार, माल्टाहार आदि तैयार किए जाते थे। अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गर्भपात जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के कमी के कारण होता है उसे क्या कहा जाता है? अर्थात जो गर्भपात क्या है? तो कहेंगे गर्भपात जो है बालक की समय से पहले, ठीक है, बालक का समय से पहले यौन मार्ग से बाहर आ जाने की जो क्रिया होती है वो क्रिया अनजाने में भी होती है, चाह करके भी होती है। तो गर्भपात क्या है? जो गर्भधारित या गर्भरोपित हमारा फीटस है उसके जाने अनजाने में या अन्य कारणों से बाहर आ जाने की प्रक्रिया, अपरिपक्व बालक की अपरिपक्व शिशु के बाहर आ जाने की प्रक्रिया। तो पूछा जा रहा हमसे कि वह कौन सा गर्भपात है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के कमी के कारण होता है। ठीक है बेटा, तो आदतन गर्भपात, आदतन का मतलब हैचुअल जो एबॉर्शन होता है वो कैसा होता है? वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के कमी के कारण होता है। क्यों हो रहा है? किसी महिला के अंदर यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स नहीं है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी होती है तो क्या होता है? प्रसव रुकता नहीं है, जल्दी से क्या हो जाता है? मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, प्रेरित गर्भपात क्या होता है? प्रेरित का मतलब मोटिवेट किया गया हो, तो ऐसे गर्भपात को कानूनन जो है दंडनीय माना जाता है। यह व्यक्ति किसी व्यक्ति के दबाव में आकर के या किसी व्यक्ति की बातों से प्रेरित होकर के करवाता है। और पूर्ण गर्भपात का मतलब होता है यह गर्भपात हो सकता है किसी विसंगति के कारण या किन्हीं अन्य कारणों के कारण, जब पूरी मात्रा में यानी कि जो भी बना हुआ फीटस है वो संपूर्ण रूप से बाहर आ जाए और क्या वो जो माता है या जो गर्भणी है उसके दर्द में उसको राहत महसूस हो जाती है, तो ऐसे गर्भपात को पूर्ण गर्भपात कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रबंधक को किसी कार्य को करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, कोई मैनेजर है, प्रबंधक है, तो प्रबंधन को यानी मैनेजमेंट को करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह वाक्य जो है किस तकनीकी को परिभाषित करता है? अर्थात जो हमारा मैनेजमेंट है, हमारा होम मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, जितने भी हमारे मैनेजमेंट की ब्रांचेस हैं उसमें प्रबंधन को किसी कार्य को करने का सबसे अच्छा जो तरीका होगा, यानी कोई कार्य हम करने जा रहे हैं सबसे परफेक्ट वे में करें तो सबसे अच्छा जो तरीका होगा वह
कौन सा होगा? यह जो हमने हमारा वाक्य लिखा गया है वो यह वाक्य किस तकनीकी के ऊपर निर्भर करता है, किस टेक्निक के ऊपर निर्भर करता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। पहला समय अध्ययन, तो बिल्कुल भी नहीं, समय अध्ययन के अंतर्गत है हम कार्य की तकनीकी का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि यह अध्ययन करते हैं कि कोई कार्य कितने समय में किया गया। दूसरा है मोशन अध्ययन। मोशन अध्ययन का तात्पर्य होता है गति अध्ययन। गति अध्ययन, तो गति अध्ययन को किसने दिया? कहेंगे मैम गति अध्ययन को गिलबर्ट महोदय ने दिया था। किसने दिया? कहेंगे मैम गिलबर्ट महोदय ने दिया था। इसीलिए गति अध्ययन को थर्बलिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्बलिंग भी कहा जाता है। तो ये भी नहीं होगा कि किसने गतियों का अध्ययन किया जाता है, विधियों का अध्ययन या मेथड का अध्ययन नहीं किया जाता। अगला है थकान का अध्ययन यानी फैटिग स्टडी, तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है उसको बचाने का प्रयास किया जाता है, ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, शारीरिक ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। जबकि हमसे पूछा जा रहा है मेथड के बारे में, तो ये भी नहीं होगा, ये शारीरिक उष्मा या ऊर्जा को बचाता है। तो जो बेटा हमारा विधि अध्ययन हुआ या मेथड हमारा जो रिसर्च हुआ उसके अंतर्गत किसका जो अध्ययन किया जाएगा? तो कहेंगे उसके अंतर्गत जो है प्रबंधन के तकनीकी, है ना, प्रबंधन के कार्यों का तकनीकी अध्ययन किया जाता है। जो हमारा मेथड स्टडी होती है या हमारा कह सकते हैं जो हमारा विधि अध्ययन होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरे द्वारा जितने भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आप लोग को अच्छे लगते होंगे, और मेरी यही मंशा रहेगी कि आने वाले एग्जामों में जितने भी मेरे द्वारा क्वेश्चन या मेरे द्वारा जो भी क्लासेस आपकी दी जाए वो आपके लिए सहायक सिद्ध हो। इसी जो है आकांक्षा के साथ आज की क्लास बस इतनी ही। धन्यवाद।